नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो सहारनपुर से है, जहां पर सड़क पर खुलेआम शराब पी रहे शराबियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक सिपाही को चोट आई है। बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। शराबी यहां खुलेआम सड़क पर शराब पी रहे थे और जब सिपाही वहां पर पहुंचे पूछताछ करने लगे, इस दौरान शराबियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही को चोट भी आई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो सहारनपुर से आई हैं, जहां पर सड़क पर खुलेआम शराब पी रहे शराबियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और इस हमले में एक सिपाही को चोट भी आई है। तस्वीरों में दिख रहे सभी लोग सड़क किनारे शराब पी रहे थे। पुलिस टीम यहां पहुंची रोकने के लिए, पूछताछ करने लगी। इसी दौरान शराबियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें एक सिपाही को चोट आई है। एक और बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वो तो गनीमत रही कि सभी मजदूरों की जान बचा ली गई है। बड़ी खबर अमरोहा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, इस फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। लेकिन राहत की बात यही रही कि वक्त रहते सभी मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला, अंधेरा है, सुबह जांच करी जाएगी, उसके बाद ही बताया जाएगा। फैक्ट्री में उपकरण थे आग बुझाने वाले? उपकरण थे आग बुझाने वाले, हाइड्रेंट्स वगैरह सब है। पता नहीं चला किस तरह से आग लगी है? अभी नहीं पता चल पाया क्योंकि अंधेरा है और सुबह जांच करके पता करके सब बताया जाएगा। कौन सी फैक्ट्री है सर जिसमें आग लगी है? एएसपी सिलिक्स। उधर गोरखपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। हिस्ट्री शीटर अमित रामगढ़ताल थाने का टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में उसका नाम है। इसी दौरान पुलिस से जब उसका आमना सामना हुआ तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। एक सूचना मिली कि नौकायान की तरफ 2 बदमाश की एक बड़ी घटना को कारित करने के लिए निकले। इस पर जब वो अपने फोर्स के साथ इधर आए तो दोनों बदमाशों ने इनसे जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घटना स्थल से 1 अदद 315 बोर तमंचा, 1 अदद सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल, 3 अदद खोखा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त जो फरार हो गया है, उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की चाहत में मेरठ का एक कारोबारी क्रिमिनल बन गया। कारोबारी को अपने दोस्त से गर्लफ्रेंड की नज़दीकियां नागवार गुजरी, जिसके बाद उसने अपने रईस दोस्त के परिवार से 25 लाख की रंगदारी की मांग की और दोस्त की हत्या की साजिश भी रच डाली। लेकिन मेरठ पुलिस ने क्रिमिनल माइंड कारोबारी के आपराधिक मंसूबों पर पानी फेर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये कि एक परिवार का जानने वाला ही एक व्यक्ति जिसका नाम गगनदीप है, उसके द्वारा अपने कुछ साथी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति हैं उनके साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और ये पूरा एक कुचक्र रचा गया। इसमें अभी 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। गौतम बुद्ध नगर में पूल पार्टी कर रहे 61 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 15 लड़कियां और 46 लड़के हैं। पुलिस और आबकारी विभाग ने साझा ऑपरेशन चलाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बिना इजाजत ही पार्टी चल रही थी, लिहाजा जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पार्टी वाली जगह से नशे का काफी सामान बरामद किया गया है। हैरानी की बात यह है कि सेक्टर 135 में जिस जगह पर ये पार्टी चल रही थी वो फार्म हाउस अवैध तरीके से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के अलावा ऑटो रिक्शा चलाने वालों को अलग बूथ बनाकर टीका लगाया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी हद तक कंट्रोल में है और अब सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। आज से पूरे राज्य में टीका लगाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी दुकानदारों को वैक्सीन लगेगी। साथ ही फल सब्जी बेचने वाले और ऑटो रिक्शा चालकों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए हर जिले में अलग वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं।
ये बूथ नगर निगम ऑफिस और नगर पालिका ऑफिस में बने हैं। यहाँ हर बूथ पर रोजाना 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को टीका लगना है, जबकि कम से कम 50 रिक्शा चालकों के वैक्सीनेशन का भी लक्ष्य है। रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, ई रिक्शा चालक, बस के चालक और कंडक्टर, ऐसे ही जो लोग रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं, वो जो फल सब्जी के विक्रेता है, वो इन लोगों का कल से विशेष टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हो रहा है, ताकि ये अपने कार्यों को निर्भय होकर कर सकें। योगी सरकार ने वैक्सीनेशन के स्पेशल अभियान में ड्राइवरों को भी शामिल किया है। सभी ड्राइवर्स के लिए आरटीओ ऑफिस में स्पेशल बूथ बनाकर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हर दिन कम से कम 100 कमर्शियल ड्राइवर को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी वैक्सीनेशन के अलग से बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से महिला स्पेशल और अभिभावक स्पेशल बूथ पहले से ही बनाए जा चुके हैं। अभिभावक स्पेशल और महिला स्पेशल भी हमारे लगातार चल रहे हैं, जहां अभिभावक स्पेशल पर 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के माता पिता अपना टीकाकरण करा सकते हैं, और महिला स्पेशल पर महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, वो जाकर अपना टीकाकरण करवा सकती हैं। यूपी में अब तक वैक्सीन की 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। सीएम ने जून में 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है और आज से शुरू हो रहा अभियान भी उसी का ही हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि कई योजनाओं को आज कैबिनेट की बैठक में पास किया जा सकता है। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। पीएम ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे एल्डर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर योगी की तारीफ की। कोरोना काल में बेसहारा बुजुर्गों के लिए ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। पीएम ने उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे एल्डर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर सीएम योगी की सराहना की। पीएम ने ट्वीट के जरिए इस प्रोजेक्ट को सराहनीय पहल बताया। पीएम की ओर से की गई सराहना के लिए सीएम योगी ने आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, आपके सर्वसमावेशी मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से ही प्रेरणा लेकर यूपी सरकार अपने प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को प्रोजेक्ट एल्डर लाइन के माध्यम से सहयोग, भावनात्मक देखभाल और समर्थन देने का काम कर रही है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आपकी आत्मीय प्रशंसा के लिए हार्दिक आभार। एल्डर लाइन प्रोजेक्ट सीएम योगी ने राज्य के बेसहारा बुजुर्गों की मदद के लिए लॉन्च किया है। कोरोना काल में राज्य के जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी 75 जिलों में बेसहारा बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और बीमारी से बचाने के लिए प्रोजेक्ट एल्डर लाइन के तहत टोल फ्री नंबर 14567 की व्यवस्था की गई है, जिससे जरूरतमंदों को काफी मदद मिल रही है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंद्र हृदयेश का रानीबाग के चित्रशिला घाट पर आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले कल उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया गया और नैनीताल रोड स्थित आवास पर रखा गया। आज स्वराज आश्रम में लोगों के अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि इंद्र हृदयेश का दिल्ली में कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हल्द्वानी लाया गया। आज अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ रानीबाग के चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे। और हल्द्वानी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है अंतिम यात्रा को लेकर, अंतिम दर्शन को लेकर? देखिए, इस समय हम इंदिरा हृदयेश के घर के बाहर इस समय मौजूद हैं और जो अंतिम यात्रा है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पूरी तरीके से हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर बाद जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से स्वराज आश्रम के लिए निकलेगी। ये घर पर उनके लोग पहुँच चुके हैं और तैयारियां पूरी हैं। अंदर जो है वो पार्थिव शरीर को उनके रखा गया है और यहीं पर
यहाँ से सीधे जो उनकी अंतिम यात्रा है वो स्वराज आश्रम के लिए निकलेगी, जो कांग्रेस का जो है एक आधिकारिक ऑफिस है और कुमाऊं का दफ्तर कहा जाता है और महानगर कांग्रेस का भी दफ्तर है। तो वहाँ के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए ये जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। तो लगभग 1 घंटे तक कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहीं पर आएंगे और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत श्रद्धांजलि देंगे। तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में वो यहाँ पर इंदिरा हृदय जी के घर पर रहेंगे और यहीं पर वो श्रद्धांजलि देंगे और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी आने का कार्यक्रम है और इसके साथ ही प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्री भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे और साथ ही जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत और जो प्रदेश कांग्रेस के आला नेता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वैसे पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है अंतिम यात्रा का। पूरा कार्यक्रम यह है कि माननीय सीएम साहब 8 बजे यहाँ उनकी आवास पाएंगे उनके दर्शन के लिए और हम यहाँ से 9 बजे स्वराज आश्रम निकल जाएंगे। 9:30 बजे स्वराज आश्रम पहुँचेंगे, वहाँ जनता जनार्दन और जो हमारे कांग्रेसी हैं वो सब उनके दर्शन करेंगे और 10:30 बजे हम वहाँ से स्वराज आश्रम से पटेल चौक होते हुए ओके होटल होते हुए नैनीताल होटल होते हुए रानी बाग उनके सब को ले जाएंगे। ये हमारा आप तो बेहद करीबी रहे इंदिरा हृदय के और हमेशा ये कहा गया कि इंदिरा हृदय का हाथ आपके सर पर रहा, तो ऐसे में इंदिरा हृदय से जुड़ी हुई क्या यादें आपके साथ जुड़ी हुई? इंदिरा जी के साथ जुड़ी हुई हमारी कई यादें हैं। सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि है स्टेडियम और उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड का विकास। आज जो उत्तराखंड का विकास हुआ है, जो सड़कें बनी हैं, जो आप स्ट्रीट लाइटें देख रही हैं, जो आप शिवर लाइन देख रहे हैं, जो आप इतना सजा हल्द्वानी देख रहे हैं, ये सब इंदिरा जी की देन है और इंदिरा जी को हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जनता कभी भूल नहीं सकती है। अगर आज हर व्यक्ति के नाम, हर व्यक्ति जो चाहे विरोधी हो, चाहे पक्षी वाला हो, चाहे विपक्षी वाला हो, इंदिरा जी का नाम लेके कहता है ठीक बात है शैलेंद्र, उत्तराखंड में हल्द्वानी बिल्कुल सो जाएगा। आज मेरी पत्नी कह रही थी सुबह आते समय कि अब इंदिरा जी बेचारी गई तो हल्द्वानी का विकास और हल्द्वानी की लाइटें और हल्द्वानी की पानी की व्यवस्था सब चल जा जाएगी। देखिए यही बात है कि इंदिरा हृदय के साथ खास बात ये थी कि वो बियॉन्ड द पार्टी लाइन थी, यानी पार्टी की जो लाइन थी उनके आगे टूट जाती थी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों के जो भी नेता इंदिरा हृदय के संकलन स्थित आवास पर पहुंचते थे तो उनकी बातें सुनती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। और एक खास बात यह है कि इंदिरा जी के सामने जो भी समस्या किसी आधिकारिक रूप से रखी जाती थी किसी विभाग से संबंधित, तो उस विभाग के आला अधिकारी को लाउड स्पीकर पर फोन लगाती थी और पूछती थी कि सामने फरियादी बैठा हुआ है, लाउड स्पीकर पे फोन लगा हुआ है। एक जन नेता थी, लोगों की समस्याओं को समझती थी और उसका समाधान भी करती थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। साप्ताहिक कर्फ्यू को छोड़कर समूचा उत्तर प्रदेश अनलॉक हो गया है। अनलॉक फेज में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने का खतरा मंडी में रहा करता है। मेरठ की नवीन मंडी में इस बाबत एक खास एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। अनलॉक के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे ज्यादा चुनौती मंडी में होगी क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। इसी को देखते हुए मेरठ की मंडी समिति ने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर खास एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रशासन ने मंडी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का सहारा लिया है। अब तक हमने जो है भीड़ को नियंत्रित किया है, जैसे हमारे गार्ड है, हमारे यहाँ पीए सिस्टम लगा हुआ है, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, तो उसी तरह अब भी हम लगातार उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। अनलॉक में भी हमारे द्वारा जो है जैसे पाबंदियाँ पहले थी, जो सरकार के नियम थे, जैसे मास्क पहनना और टेम्परेचर गेट पे जो है जो भी आएगा उसका गेट पे टेम्परेचर चेक करना, ठीक है, सैनिटाइज करना उसे, इसी तरह से जो है उसे लगातार अब भी वही नियम लागू रहेंगे हमारे यहाँ। अफसरों का कहना है कि मंडी में लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा जिसमें यहां आने वाले किसानों और आम लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में लगातार बताया जाएगा। जब तक मंडी खुली रहेगी तब तक लाउड स्पीकर से जागरूकता अभियान जारी रहेगा। भीड़ में बिल्कुल कमी आएगी क्योंकि जब लोगों को टाइम मिलेगा तो वे अपने हिसाब से आएंगे मंडी में माल लेने के लिए, तो निश्चित जो है भीड़ कम होगी। अफसरों का मानना है कि मंडी खुलने की समय सीमा बढ़ाए जाने से भीड़ को नियंत्रित करने में थोड़ी आसानी होगी
क्योंकि आमतौर में अगर तय सीमा में लोगों को आने के लिए कहा जाता था तो भीड़ ज्यादा होती थी, लेकिन अनलॉक फेज में दिन भर मंडी खुलने से भीड़ की तादाद कम होगी। तो निश्चित तौर पर लोगों को सेल्फ लॉकडाउन का भी पालन करना होगा, स्व अनुशासन का पालन करना होगा और स्व अनुशासन के साथ ही बाहर निकलना होगा। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ढील दी जा रही है, कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन हमें आपको सभी को अब स्व अनुशासन का पालन करना होगा। अगर कोरोना कर्फ्यू के दौरान हम खुद को नियंत्रित रख सकते हैं तो अब अनलॉक फेज में हमारी सेल्फ डिफेंस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सभी प्रदेशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्तदान महादान है और रक्तदाता समाज और मानवता का अप्रतिम सेवक है। आइए आज समाज में रक्तदान के विषय में फैली हुई भ्रांतियों को दूर कर मानव के अमूल्य जीवन की रक्षा में अपना योगदान दें। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज़ अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, हो ये जो ठाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 लगाया क्या?